अनुराग की आंखें नॉर्मल नहीं थी, वो पीले रंग में चमकने लग गई थी, भक्षानर की आंख की तरह। जैसे अनुराग की नजर यक्षिणी पर पड़ती है, अनुराग की आंखें पीले रंग से नॉर्मल हो जाती हैं। उसके हाथ पैर जो सफेद पड़ गए थे वो भी पहले की तरह नॉर्मल हो गए थे। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ देर पहले उसके शरीर के अंदर से खून निकाला गया था। अनुराग दर्द भरी आवाज के साथ यक्षिणी को पुकारते हुए कहता है, यक्षिणी तुम आ गई यक्षिणी, मुझे पता था तुम जरूर आओगी मेरे लिए। जब यक्षिणी अनुराग की ये दर्द भरी आवाज सुनती है तो उसका मन तो उसी वक्त करता है कि वो जाए और सीधे जाकर अनुराग को गले लगा ले, अपनी बाहों में भर ले और उससे पूछे कि वो कैसा है। पर जब यक्षिणी की नजर अनुराग के हाथ की कलाई पर बने 5 निशानों पर पड़ती है तो वो अपने सारे जज्बातों, अपने एहसासों को अपने अंदर ही मार देती है और अपने आप को रोक लेती है। यक्षिणी वहीं पर खड़ी रहती है, वो अनुराग के पास नहीं जाती है। यक्षिणी ने अभी भी अपने हाथ में वो हरा हीरा पकड़कर रखा हुआ था जिसके चारों तरफ एक सफेद जाल बन चुका था। अनुराग खुद ही अपने हाथ का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश करने लग जाता है और अपनी जगह पर जैसे तैसे करके खड़ा होता है। फिर वो यक्षिणी से हमदर्दी भरे लहजे में बोल पड़ता है, तुम दूर क्यों खड़ी हो यक्षिणी, मेरे पास आओ यक्षिणी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अनुराग का बर्ताव ही नहीं बल्कि उसकी आवाज भी पहले की तरह नॉर्मल ही थी। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो जरा सा भी बदला है। यक्षिणी वहीं पर खड़ी रहती है, अनुराग से पलटकर कुछ नहीं कहती है। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अनुराग पर भरोसा करे या ना करे। एक तरफ अनुराग की हमदर्दी भरी आवाज सुनकर उसका मन कर रहा था कि वो उस पर भरोसा कर ले, दूसरी तरफ उसके हाथ के निशान को देखकर उसका मन कर रहा था कि वो उससे दूर भाग जाए। अनुराग फिर यक्षिणी से बोल पड़ता है, क्या हुआ यक्षिणी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? कहीं तुम मुझसे इसलिए तो नाराज नहीं हो क्योंकि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और भक्षानर के बारे में पता करने के लिए मैं यहाँ पंचम गांव में आ गया? यक्षिणी अभी भी खामोश खड़ी थी, अनुराग की बात का पलटकर कुछ जवाब नहीं दे रही थी। अनुराग फिर बोल पड़ता है, मुझे पता है यक्षिणी तुम इसी बात से नाराज हो, तभी मुझसे बात नहीं कर रही हो, पर मैं तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। तुम्हें पता है मुझे यहाँ पर क्या मिला है? इतना कहकर अनुराग फर्श की तरफ देखते हुए कहता है, यहीं पर तो था, कहाँ पर चले गया? मुझे अच्छे से याद है वो यहीं पर गिरा था। अनुराग फर्श पर कुछ ढूंढ ही रहा था कि तभी उसको यक्षिणी वो हीरा दिखाते हुए कहती है, कहीं आप इसे तो नहीं ढूंढ रहे हैं लेखक बाबू? अनुराग यक्षिणी के हाथ में हीरा देखकर खुश होते हुए कहता है, हाँ मैं इसे ही तो ढूंढ रहा था यक्षिणी। अनुराग यक्षिणी से कुछ दूर था जिस कारण हीरे के चारों तरफ यक्षिणी ने जो डायन वंशी रक्षा कवच बनाया था वो अनुराग को नहीं दिख रहा था। अनुराग फिर बोल पड़ता है, तुम्हें तो पता ही होगा यक्षिणी, ये महाडायन का हीरा है जो उसने भक्षानर को दे दिया था। मैंने जब इस हीरे को हाथ लगाया था पता नहीं मुझे क्या हो गया था और मैं बेहोश हो गया। अभी जब मुझे होश आया तो तुम मेरे सामने थी। यक्षिणी एकटक नजर से अनुराग को देखते हुए उसकी सारी बातें सुन रही थी कि उसके सामने अभी तक अनुराग ने जरा सा भी ऐसा बर्ताव नहीं किया था जिससे उसे लगे कि वो भक्षानर हो सकता है। यक्षिणी मन ही मन सोचने लग जाती है, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, पर ये निशान जिसके भी हाथ में बने हैं वो भक्षानर ही बना। यक्षिणी ने अभी इतना कहा ही था कि तभी अनुराग यक्षिणी की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोल पड़ता है, लाओ यक्षिणी, ये हीरा मुझे दे दो। अनुराग की ये बात सुनकर यक्षिणी सतर्क हो जाती है। वो समझ जाती है कि अनुराग ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। यक्षिणी पे अनुराग को उसी के जाल में फंसाने का सोचने लग जाती है। ऐसे पेश आने लग जाती है जैसे उसे अनुराग की सच्चाई के बारे में कुछ पता ही ना हो। यक्षिणी बड़े प्यार से अनुराग से कहती है, आपको दे दूं? पर क्यों लेखक बाबू, आप इसका क्या करेंगे? अनुराग पलटकर जवाब देता है, कुछ नहीं करूंगा यक्षिणी, मैं तो बस इसे देखना चाहता हूँ। यक्षिणी मुस्कुराते हुए कहती है, आपकी नजरें क्या कमजोर हो गई हैं लेखक बाबू, जो ये आपको वहां से नहीं दिख रहा है? अनुराग मुस्कुराने का नाटक करते हुए कहता है, दिख तो रहा है यक्षिणी, पर मैं इसे पास से देखना चाहता हूँ, इसे छूना चाहता हूँ। मैंने कभी अपनी जिंदगी में कोई हीरा नहीं देखा। यक्षिणी अपना हीरा वाला हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, तो आइए देख लीजिए पास से लेखक बाबू, छू लीजिए जितना छूना है, आपका ही तो है अब ये हीरा। यक्षिणी की बात कहते ही अनुराग मुस्कुराते हुए फुर्ती के साथ यक्षिणी के पास जाने लग जाता है। वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो हीरे की तरफ देखता तक नहीं है, बस उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है। जैसे अनुराग उस हीरे को छूता है उसके हाथ को जोर का करंट की तरह एक झटका लगता है और वो तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लेता है। अनुराग को दर्द तो होता है पर वो चीखता नहीं है, अंदर ही अंदर उस दर्द को सह लेता है। अनुराग का मुंह देखकर यक्षिणी भी मुस्कुराने लग जाती है। यक्षिणी अनुराग से कहती है, क्या हुआ लेखक बाबू, आप इसे छू क्यों नहीं रहे? आपको इसे छूकर देखना था ना,
तो छूइए ना इसे। अनुराग फिर एक बार उस हीरे को छूने की कोशिश करता है, पर उसे उसी तरह करंट का झटका लगता है। दूसरा झटका लगने पर जब अनुराग उस हीरे को गौर से देखता है तो उसे वो सफेद जाल वाला रक्षा कवच हीरे के चारों तरफ फैला हुआ नजर आता है। उस रक्षा कवच को देखकर अनुराग मुंह बनाने लग जाता है। अनुराग कुछ गुस्से के साथ कहता है, ये तुमने क्या किया हीरे के साथ यक्षिणी? यक्षिणी अनजान बनते हुए अनुराग से कहती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया लेखक बाबू। अनुराग गुस्से के साथ बोल पड़ता है, झूठ मत बोलो यक्षिणी। यक्षिणी कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही लेखक बाबू, मैंने कुछ नहीं किया है। अनुराग ताव ताव में बोल पड़ता है, तुम झूठ बोल रही हो यक्षिणी, मुझे अच्छे से पता है तुमने हीरे के साथ कुछ न कुछ जरूर किया है। जब मैं इसके अंदर से निकला था तब ये हीरा ऐसा बिल्कुल नहीं था। अनुराग ने ताव ताव में वो बात बोल दी थी जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। उसे इस चीज का एहसास बाद में होता है। यक्षिणी अनुराग को उसी की बातों में फंसाते हुए कहती है, क्या कहा लेखक बाबू, आप इसके अंदर से निकले थे? आप कब इसके अंदर से निकल गए? अनुराग खामोशी खड़ा रहता है, पलटकर कुछ नहीं कह पाता है। यक्षिणी अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए अनुराग से कहती है, लेखक बाबू मैं कुछ पूछ रही हूँ, बताइए ना आप कब इसके अंदर से निकले? अनुराग अभी भी चुप खड़ा रहता है। यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, आप चुप क्यों है लेखक बाबू, बताइए ना कब निकले आप इसके अंदर से? अनुराग गुस्से के साथ कहता है, जब मैंने तेरे लेखक बाबू का खून निकाल दिया था तब निकला मैं इसके अंदर से। इतना कहकर अनुराग यक्षिणी को गुस्से के साथ घूरने लग जाता है। उसकी आंखें पीले रंग में चमकने लग जाती हैं। यक्षिणी भी अनुराग को घूरते रहती है। अनुराग फिर यक्षिणी से बोल पड़ता है, बड़ा दर्द से तड़प रहा था तेरा लेखक बाबू जब मैं उसके शरीर के अंदर घुस रहा था। कह रहा था मेरी यक्षिणी तुझे छोड़ेगी नहीं, पर उसे क्या पता मैं यक्षिणी को नहीं छोड़ने वाला। यक्षिणी गुस्से के साथ पलट कर कहती है, मेरे लेखक बाबू सही कह रहे थे, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली भक्षानर। तेरे खून की बूंद जो बच गई थी आज मैं उसे भी पी जाऊंगी, अंत कर दूंगी तेरा मैं। अनुराग हंसते हुए कहता है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती यक्षिणी, तू इन इंसानों के साथ रहकर कमजोर हो गई है। बताओ, उस अघोरी ने तुझसे तेरा ताज छीन लिया और तू कुछ कर तक नहीं पाई। उसे नर कुत्ता बनाकर छोड़ दिया तूने। अगर तेरी जगह मैं होता तो उसी वक्त उसे मार दिया होता। तू डायनों के नियम नहीं जानती, डायने माफ नहीं करती, मुक्ति देती हैं। यक्षिणी गुस्से के साथ पलट कर कहती है, मैं डायन होती तो मुक्ति देती ना, पर मैं डायन नहीं यक्षिणी हूँ, वो तो तेरी वजह से मुझे डायन बनना पड़ा। अनुराग फिर बोल पड़ता है, क्या कहा, तू यक्षिणी है? ऐसा कौन सा तूने यक्षिणी का धर्म निभा लिया? अगर यक्षिणी होती तो तू चुपचाप उस रज्जन यक्ष को अपना लेती। तूने अनुराग को मार दिया होता और रज्जन के साथ अपने लोक वापस लौट चुकी होती। पर तू तो उस अनुराग से प्यार कर बैठी, वो अनुराग जो मेरा ही वंशज है, वो वंशज जो अपने आप को इंसान समझता था। उस अनुराग के साथ रहकर तू भी मामूली इंसान बनकर रह गई। यक्षिणी पलटकर कुछ नहीं कह पाती है। अनुराग फिर बोल पड़ता है, इस अनुराग का शरीर भले ही ताकतवर हो पर दिल बड़ा कमजोर था, तभी तो वो तुझसे दिल लगा बैठा। पर तू भी तो उससे दिल लगा बैठी, और जो दिल लगाते हैं बड़े कमजोर होते हैं। तू भी कमजोर हो गई है, अब तू मेरा कुछ नहीं कर सकती। यक्षिणी पलट कर कहती है, मैं तेरा क्या करती हूँ वो अब तू ही देख ले। इतना कहकर यक्षिणी उस हीरे को फर्श पर रख देती है। उस हीरे को फर्श पर रखते ही यक्षिणी की चोटी में मूवमेंट होने लग जाता है। उसकी चोटी लहराने लग जाती है। यक्षिणी की चोटी बड़ी होकर नाक की तरह अपना फन निकाल लेती है और अनुराग की गर्दन की तरफ जाने लग जाती है। पर यक्षिणी की चोटी अनुराग की गर्दन पर लिपटती उससे पहले ही अनुराग अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर यक्षिणी की चोटी को पकड़ लेता है। जैसे ही अनुराग यक्षिणी की चोटी को पकड़ता है, उसके हाथ पर जो 5 निशान बने हुए थे उनमें भी मूवमेंट शुरू हो जाता है और वो भी पीली रोशनी में चमकने लग जाते हैं। अनुराग हंसते हुए कहता है, मैंने कहा ना यक्षिणी, तू अब मेरा कुछ नहीं कर सकती है। तू कमजोर हो चुकी है, इंसानों के साथ रहकर इंसान बन चुकी है। इतना कहकर अनुराग यक्षिणी की चोटी को कसकर पकड़कर अपनी तरफ खींचने लग जाता है। यक्षिणी दर्द से कराहने लग जाती है और अनुराग की तरफ खींची चली जाने लगती है। यक्षिणी अनुराग के पास पहुंचती उसी वक्त अनुराग यक्षिणी को दूसरी तरफ धक्का दे देता है। यक्षिणी सीधे जाकर दरवाजे से टकराती है। दरवाजा झट से टूटता है और यक्षिणी दरवाजे के साथ ही बाहर गिर जाती है। बाहर गिरकर यक्षिणी दर्द से तड़पने लग जाती है। वो वापस से उठ ही नहीं पाती है। अनुराग तुरंत वापस हरे हीरे के पास जाता है और उसे छूने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो उस हरे हीरे को छूता है उसे फिर से झटका लगता है। अनुराग उस हीरे को उठा ही नहीं पा रहा था।
उस हीरे के चारों तरफ जो सफेद जाल बना हुआ था, वो जाल सफेद रोशनी में चमकने लग गया था। अनुराग उस हीरे को एकटक देखते हुए गुस्से के साथ कहता है, ये यक्षिणी ने क्या किया है? इस हीरे के साथ मैं इसे छू क्यों नहीं पा रहा हूँ? अनुराग फिर उस हीरे को छूता है, पर उसे फिर एक जोरदार झटका लगता है, इतनी तेज कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा हिल जाता है। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस कवच को तोड़ने की कोशिश भी करता है, पर वो उसे भी नहीं तोड़ पाता है। उसकी शक्तियां उस हीरे पर असर ही नहीं कर रही थी। अनुराग गुस्से से भर गया था। उसकी आंखें और हाथों के निशान दोनों पीले रंग में चमकने लग गए थे। अनुराग गुस्से के साथ कहता है, ये सब उस यक्षिणी ने किया है। उसी की वजह से मैं इस हीरे को छू नहीं पा रहा हूँ। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा उसे। इतना कहकर अनुराग गुस्से के साथ अपने कदम आगे बढ़ाता है और घर से बाहर निकल जाता है। यक्षिणी बाहर आंगन में ही दर्द से तड़प रही थी। दरवाजे से टकराकर गिरने के कारण उसके हाथ पैर में खरोंच लग गई थी, जिस कारण उसका खून निकलने लग गया था। अनुराग यक्षिणी के पास जाता है, उसकी चोटी को कसकर पकड़ता है और यक्षिणी से गुस्से के साथ कहता है, बता तूने हीरे के साथ क्या किया है? मैं उसे छू क्यों नहीं पा रहा हूँ? यक्षिणी दर्द से बिलखने के बाद भी मुस्कुराते हुए कहती है, तू उसे कभी नहीं छू पाएगा भक्षानर। मैंने उस हीरे के चारों तरफ वो डायन वंशी रक्षा कवच बनाया है, जिसे तू कभी नहीं तोड़ सकता। मैंने तुझसे कहा था ना, मैं कभी तुझे तेरे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। अनुराग गुस्से के साथ पलट कर कहता है, वो रक्षा कवच टूटेगा तो जरूर, और तू ही उसे तोड़ेगी। मैं भी देखता हूँ कैसे तू उस रक्षा कवच को नहीं तोड़ती है। इतना कहकर अनुराग यक्षिणी की चोटी को खींचकर उसे घसीटते हुए वापस से घर के अंदर ले जाने लग जाता है। अनुराग अभी दरवाजे की दहलीज के पास पहुंचने ही वाला था कि उसी वक्त यक्षिणी अपनी चोटी को लंबी करने लग जाती है। उसकी चोटी इतनी ज्यादा लंबी हो जाती है कि वो अनुराग के हाथ को तो पूरी तरह से लपेट ही लेती है, साथ में उसके बदन को भी लपेटने लग जाती है, और अनुराग कुछ नहीं कर पाता है। यक्षिणी अनुराग को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह अपनी चोटी में लपेट लेती है। अनुराग का बस सिर नजर आ रहा था, बाकी उसका पूरा बदन चोटी से लिपटा हुआ था। यक्षिणी अपने आसपास देखती है। उसी वक्त उसे वहां पर 2 बबूल के पेड़ नजर आते हैं जो एक साथ जुड़े हुए थे। यक्षिणी अनुराग को घसीटते हुए उस बबूल के पेड़ के पास ले जाने लग जाती है। यक्षिणी प्रतिशोध की आग में कहती है, मैंने कहा था ना, आज मैं तेरा अंत कर दूंगी। आज तेरा अंत होकर रहेगा भक्षानर। सदियों पुराना बदला पूरा होगा। उस दिन तो तू बच गया, पर आज नहीं बच पाएगा। यक्षिणी अनुराग को घसीटते हुए बबूल के पेड़ के पास ले जाती है। बबूल के पेड़ से झट से एक कांटा तोड़ती है और मन ही मन कोई सा मंत्र बड़बड़ाते हुए अनुराग के घुटने के ऊपर अपनी पूरी जान से कांटे को गड़ा देती है। जैसे ही यक्षिणी अनुराग के घुटने पर वो कांटा गड़ाती है, अनुराग के पैर की हड्डी टूटने की आवाज सुनाई देती है। यक्षिणी की चोटी वापस से छोटी होकर उसकी पीठ पर लहराने लग जाती है। अनुराग दर्द से बिलख उठता है। उसके घुटने से लबालब काला खून निकलने लग जाता है। अनुराग के खून को देखकर यक्षिणी के 2 नुकीले दांत बाहर आने लग जाते हैं। उसकी जीभ लंबी होने लग जाती है डायन की तरह। यक्षिणी अनुराग के घुटने के पास जाती है और उसका खून चाटते हुए कहती है, उस दिन तेरे खून का एक कतरा बच गया था भक्षानर, पर आज मैं तेरा जरा सा भी अंश नहीं बचने दूंगी। तेरे अंदर का सारा खून पी जाऊंगी। इतना कहकर यक्षिणी अपना मुंह अनुराग के घुटने पर लगाकर उसका खून पीने लग जाती है। अनुराग दर्द से कसकर चीखते हुए कहता है, नहीं यक्षिणी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।